हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम। आज हम पढ़ाएंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। दिक्कत थोड़ी आ रही है, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन दिक्कत हो रही है। सही है। देखिए भाई, पहले समझना है हमें। परसों की क्लास में मैंने लास्ट में थोड़ा सा आपको जाते जाते बताया था कि जैसे कि ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसे पहले क्या कहते थे? पैंजिया। क्या कहते थे? क्या कहते थे? और पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी जिसे क्या कहते थे? पैंथालासा। क्या कहते थे? ये हमारे ज्योग्राफी में मैटर है। धीरे धीरे क्या हुआ है, इस पैंजिया के दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? एक तो अंगारा लैंड और एक है गोंडवाना लैंड। देखिए, और इसके बीच में जो था एक सागर था जिसका नाम था तैथिस सागर। क्या नाम था? मैंने बताया कि हजारों वर्षों से यहाँ नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर बजरी लेके आती, जिससे यहाँ तलछट जमा हो गया, और तलछट जमा होने के कारण एकदम से पृथ्वी के अंदर भूगर्भ की हलचल उत्पन्न हुई और इस तैथिस सागर में उफान हो गया। और इसकी जगह क्या बन गया? कहते हैं कि थार का मरुस्थल। और इस मरुस्थल में जो बनी खारे पानी की झीलें, भारत की बताए राजस्थान की या विश्व की? तैथिस सागर किसका अवशेष है? सॉरी, थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। और हमारे यहाँ राजस्थान में खारे पानी की झीलें भी किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। इसके बाद जो अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार है, ये सब किसका अवशेष माने जाएंगे? गोंडवाना लैंड का। पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। आगे देखिए, राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। पहला पश्चिमी मरुस्थल, क्षेत्र जो आपके थार का मरुस्थल वाला है। दूसरा है अरावली पर्वतमाला। तीसरा है पूर्वी मैदान। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग में फैला हुआ है। कितने भूभाग पर है? और इस संपूर्ण भूभाग पर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती। कितनी? और जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के 9% भूभाग पे है और इस पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भूभाग का हिस्सा है और इस पर जनसंख्या 39% निवास करती है। और इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, 6.89% भाग पे है और यहाँ राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए, थार का मरुस्थल या कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 61.11। और लगभग में पूछे तो कितना होगा? लगभग में 60%। लगभग में कितना होगा? ठीक है। और इस 61% भूभाग में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। अरावली पर्वतमाला कितने भूभाग में है? और उस 9% में कितनी जनसंख्या? 10%। पूर्वी मैदान कितने क्षेत्रफल में है? 23% में। और जनसंख्या कितनी? तो यहाँ जनसंख्या तो कुछ ज़्यादा है ना, और यहाँ क्या है? और इधर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का है 6.89% और यहाँ जनसंख्या कितनी? 11%। ये मैं आपसे पूछूंगा जब आगे बढ़ाऊंगा, इसको नोट करेंगे थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा समझेंगे हम इसको। मान लें कि ये हमारा राजस्थान का मैप है,
ये है अरावली पर्वतमाला। क्या है? वैसे आगे तक है, इधर भी आगे तक है और इधर भी क्या है, आगे तक। ये अरावली है, ये पश्चिमी मरुस्थल है। देखिए थोड़ा सा हिस्सा ये और ये वाला, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, और बाकी रह गया जो पूर्व का पूर्वी मैदान। अब देखेंगे भाई, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल की यदि बात की जाए तो इसका हिस्सा पाकिस्तान में भी है, थोड़ा हिस्सा गुजरात में है भाई, बात नहीं, थोड़ा हिस्सा इधर पंजाब में भी है। थार का मरुस्थल का राजस्थान में नाम इसलिए आता है क्योंकि लगभग 80% है थार का मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में। लगभग कितना है, 80%। अभी मैंने बताया कि था ये पश्चिमी मरुस्थल संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल कितना % है, और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास कर रही है। देखिए ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके समांतर एक वर्षा रेखा है जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या रेखा है, 50 सेमी वर्षा रेखा। और यह वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक है, ठीक है। वैसे अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और अरावली पर्वतमाला के समांतर ऐसे पूछे कि वह कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, तो आपका आंसर कितना होगा, 50 सेमी वर्षा रेखा जो अरावली पर्वतमाला के समांतर है गुजरती है, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में, अरावली पर्वतमाला की बात करें तो देखिए अरावली पर्वतमाला स्टार्ट है खेड़ ब्रह्मा, कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक है। कहाँ तक है, राजस्थान में यदि बात करें तो ये स्टार्ट होती है सिरोही से। कहाँ से स्टार्ट होती है, और अंतिम में जो जिला पड़ता है यहाँ झुंझुनू पड़ता है। इस अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है। कहाँ पे है, और सबसे कम विस्तार यहाँ पे है यानी अजमेर में। कहाँ पे है, अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में है, उदयपुर में है, जबकि सबसे कम है। यदि बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला किस दिशा से किस दिशा की ओर है, बताइए। देखें ये दिशा कौन सी होगी, देखें, गुड, दक्षिण पश्चिम। इसका विस्तार किधर से किधर की ओर है, दिशा के अनुसार बात करें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये राजस्थान के जल को दो धाराओं में विभक्त करती है, एक तो अरब सागर में और एक बंगाल खाड़ी और। ये देखिए ये दक्षिण अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये उत्तरी अरावली क्षेत्र है। ये ज़्यादा सघन है, यहाँ बिल्कुल है छितरी हुई और सक्रिय है, और इधर क्या है, छितरी हुई। इसके बाद बात की जाए ये पूर्वी मैदान है, कौन सा है, पूर्वी मैदान का निर्माण करने वाली नदियों का नाम है बाणगंगा, बनास, चंबल और माही। ये नदियाँ पूर्वी मैदान निर्माण करती हैं। इसके बाद बात की जाए किसकी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो ये दो प्रकार के, कितने प्रकार हैं इसके, एक तो हाड़ौती का पठार और दूसरा है विंध्याचल कगार। देखिए ये जो है ये यानी कि कल बताया था कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये तो किस में आएंगे, और विंध्याचल कगार भूमि ये जो है ना चंबल नदी के क्षेत्र ये, यानी कि करौली, धौलपुर और
सवाई माधोपुर, भरतपुर नहीं आएगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? विंध्याचल कागार भूमि। और दोनों का नाम क्या होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा मैंने बताया। अब इसके बाद एक एक के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। समझ में आया कि ये वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। कितने % भूभाग पे है? कितनी जनसंख्या? कितने जिलों में है? 12 जिलों में। ठीक है, और बात करी जाए तो यहाँ देखिए, हवा के साथ साथ रेत के टीले, हवा के साथ साथ रेत के टीले अपना स्थान बदल लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? रेत के टीले हवा के साथ साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अब बालू का स्तूप भी कई प्रकार के हैं, वो आगे विस्तृत पढ़ाएंगे। इसके बाद बात की जाए तो इन रेत के टीलों में क्या हो जाता है? जैसे कि ये रेत का टीला हुआ, इनमें क्या है? बरसात में यहाँ पानी भर जाता है और जिससे अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? रन या टाड़। क्या कहते हैं? रन या टाड़। ठीक है, अरावली पर्वत वाले माला के बारे में बताया कहाँ से स्टार्ट है? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक। राजस्थान में कहाँ से? सिरोही से झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है और सबसे कम है? ठीक है, वैसे बात की जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित पड़ता है? माउंट आबू में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कितनी है? गुरु शिखर की 1722 मीटर। कितनी है? कहीं आपको 1727 मिल सकता है और कहीं आपको 1722 भी। देखिए, इसके गुरु शिखर का नाम करने का कारण था कि यहाँ एक गुरु है, ऋषि है, जिसका आश्रम था, जिसका नाम था गुरु दत्तात्रेय। ये यहाँ रहते थे, इसलिए इस चोटी का नाम ही क्या पड़ गया? गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर। क्या कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर का क्या नाम रखा? संतों का शिखर। चलिए, अब थोड़ा सा आपको एक एक बारे में बताएंगे। ये तो आया समझ में? आप हेडिंग डालेंगे तारका मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें लिखेंगे ये राजस्थान के 61.11% भूभाग में फैला हुआ है। किसका अवशेष माना जाता है? ये 33 सागर का या गोंडवाना लैंड का? 33 सागर का। लिखेंगे तारका मरुस्थल वह खारे पानी की झीलें, दोनों ही लिख लेते हैं ना। तारका मरुस्थल व खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। देखिए, मरुस्थल विश्व में बहुत ज़्यादा है। चीन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे मरुस्थल हैं। मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में भी, दक्षिण अफ्रीका में है, इधर मंगोलिया में है। लेकिन इतने सारे मरुस्थलों में से सर्वाधिक समृद्ध, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा होगा? थार का मरुस्थल। क्योंकि किसके कारण है? इंदिरा गांधी नहर के कारण। तो लिखेंगे इसमें विश्व का सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक वनस्पति और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है भाई? थार का मरुस्थल है। हाँ भाई, कितने जिलों में इसका विस्तार? इसका विस्तार 12 जिलों में है। नाम लिखेंगे 12 के, देखें। जैसलमेर डैश लगा लिखेंगे, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, श्री गंगानगर,
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। लिख लिया। देखो यहाँ जो वर्षा पाई जाएगी, मैंने बताया इसके समांतर कौन सी वर्षा रेखा चलती है? 50 सेमी। कौन सी? 50 सेमी। आते आते यहाँ लास्ट 20 हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो यहाँ जो वर्षा पाई जाएगी 50 से 20 सेमी के बीच, कितनी पाई जाएगी? वर्षा के अनुसार इसे 2 भागों में बांट दे देते हैं। वर्षा के अनुसार कितने भागों में बांट देते हैं? अब ये जो रेखा है ये इसका नाम है 25 सेमी। कौन सी है? अब देखिए ये वाला क्षेत्र तो हो जाएगा अर्ध शुष्क। क्या हो जाएगा? और इसे ही कहेंगे शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे? तो यहाँ लिखेंगे वर्षा। वर्षा में डैश लगा लिखेंगे। गुड। 50 से 20। अच्छी बात है। अब देखिए वर्षा के अनुसार कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? एक तो अर्ध शुष्क मरुस्थल और दूसरा ये जो शुष्क मरुस्थल है इसे भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? और अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं राजस्थान बांगर क्षेत्र। क्या कहते हैं? समझ में आया? वर्षा के अनुसार 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होगी? 50 से 25। 50 से और शुष्क में 25 से कम। 25 से, समझ गए ना? शुष्क मरुस्थल कहते हैं भारतीय महामरुस्थल। क्या कहते हैं? और अर्ध शुष्क को राजस्थान बांगर क्षेत्र। तो लिखिए वर्षा के अनुसार थार के प्रकार। वर्षा के अनुसार थार के प्रकार कितने हैं भाई? पहला लिखिए शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में लिखिए इसे भारतीय महामरुस्थल भी कहते हैं। वर्षा लिखेंगे 25 सेमी से कम। थोड़ा देखेंगे बोर्ड की तरफ। इस प्रकार की एक सीरीज है। इस जगह का नाम है पोखरण, जैसलमेर। हाँ, और इस जगह का नाम है मोहनगढ़। देखिए भाई, पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक इस शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में मीठे पानी की एक पट्टी पाई जाती है। मतलब भूमिगत है, जमीन के अंदर मीठे पानी की एक पट्टी पाई जाती है ना, इसे कहते हैं लाठी सीरीज। क्या कहते हैं? नाम ही आकार के अनुसार होगा ना, लाठी सीरीज। और इसके ऊपर एक घास उगती है इस क्षेत्र में। इसके ऊपर घास उगती है जिसका नाम है सेवण घास। लाठी सीरीज के ऊपर कौन सी घास उगती है? सेवण घास। और यहाँ एक नलकूप बनाया गया है मीठे पानी के लिए, कुआं, जिसका नाम है, वेरी गुड, क्या नाम है? चांदन नलकूप। ये जैसलमेर में है। कहाँ है? और इस चांदन नलकूप को कहते हैं थार का गढ़ा। क्या कहते हैं? आया समझ में? पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक भूमिगत मीठे पानी की एक सीरीज है जिसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। इसके ऊपर कौन सी घास उगती है? सेवणगढ़। और यहीं एक नलकूप है जिसका नाम है चांदन नलकूप, जिसे क्या कहते हैं? थार का। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इसी में, लाठी सीरीज। पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय मीठे पानी की पेटी है। पेटी कह दो चाहे सीरीज कह दो। मीठे पानी की पेटी है जिसे क्या कहते हैं? जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। इसके ऊपर कौन सी घास उगती है? लिखेंगे इसी में, इसके ऊपर सेवण घास उगती है। लिखेंगे चांदन नलकूप जैसलमेर। हेडिंग डाल के ऐसे लिख लो। इसको ये लिखना कि ये थार का गढ़ा है बस।
चांदन नलकूप जैसलमेर लिखेंगे और उसमें डैश लगा लिख लेंगे थार का गड्ढा। अब भाई ये हो गया कौन सा, शुष्क, जिसे भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसको क्या नाम दिया था, लेकिन इसे राजस्थान बांगर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वर्षा कितनी होगी भाई, 50 से 25, 50 से लिख लो, वर्षा 50 से 25 सेमी। ऐसे ऐसे रेत के टीले पाए जाते हैं। आज मान लीजिए कि आवानेरी में तो कल पामाड़ी में मिल सकते हैं आपको, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बालू का। हाँ, पहले के ज़माने में लोग बाग इधर से उधर जाया करते थे, परिवहन के साधनों में चिन्ह लगाया करते थे कि हाँ फलाना टीलो से वहाँ से और वहाँ से न्यू मुड़ जाए जाओ, वह फलाना को रह जाओ। अगर जैसलमेर बाड़मेर में चल जाए तो बेटो पहुँचे ही कौन, क्योंकि वह टीलो तो फावे कौन, जो कोई निशान लगा दे कि वह फलाना मट्टी लो मिला और वह तो वही चक जाओ। अपने यहाँ तो फिर भी ऐसे होता है, लेकिन वहाँ जो लोग रास्ता जानते हैं वही पहुँच सकते हैं, बाकी तो नहीं पहुँच सकते। कि टीले गायब हो जाओ, जो आप कहेंगे ना कि न्योर जा जो, वो धनी गायब पाओगा अपन को। देखिए भाई हेडिंग डालेंगे बालू का स्तूप। यहाँ रेत के टीले हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। यहाँ रेत के टीले हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, जिन्हें देखा आपने क्वेश्चन आएंगे इनमें से। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं, और बरखान किसे कहते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं हवा के समांतर, क्या, हवा के समांतर बने रेत के टीलों को क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ की बात करें तो हवा के समकोण पर बनने वाले टीले कौन से होंगे, अनुप्रस्थ। और अर्धचंद्राकार, अर्ध में बने बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे, बरखान। क्या कहलाएंगे, तीनों क्लियर होगी ना परिभाषा। अनुदैर्घ्य हवा के समांतर, अनुप्रस्थ हवा के समकोण पर, और बरखान अर्धचंद्राकार टीले। लिखेंगे नंबर 1 अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कई बार फिसल जाती है भाई, और एक बात और है, कभी जब ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ ना ज़्यादा फिसलती है। एक दो बार जैसे गलत निकलता है, फिर कंट्रोल करता हूँ, फिर तो धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाती है। जब तक 2-3 मिस्टेक नहीं हो जाए, जब तक इसका क्या बिगड़ता है पर। हाँ भाई, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप लिखेंगे इसमें हवा के समांतर आड़े तिरछे बनने वाले, हवा के समांतर आड़े तिरछे बनने वाले स्तूप। दूसरा लिखेंगे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किस पे पढ़ेंगे, समकोण पर बनने वाले स्तूप। भाई कई बार तो मन करता है भाई जैसलमेर बाड़मेर चले, देखे सही देख कैसे सकते हैं बालू का स्तूप बनते कैसे हैं। बरखान, बरखान रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। आ गया होगा समझ में। अब देखिए 3 वर्ड हैं, ध्यान देंगे। इर्ग, अम्माद और रैग। कितने नाम हैं, 3। इर्ग, अम्माद और रैग। देखिए इर्ग, इर्ग कहते हैं संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र,
संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अम्माद कहेंगे संपूर्ण पथरीला क्षेत्र। हाँ, संपूर्ण पथरीला मरुस्थल। और इर्ग कहेंगे मिश्रित रूप से, हाँ, रैग किसको कहेंगे? रेतीला व पथरीला मरुस्थल। भाई बात नहीं, पीछे से आवाज नहीं। इर्ग कर्ण क्या कहलाएगा? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाएगा? संपूर्ण मरुस्थल, अच्छा, संपूर्ण रेतीला। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाएगा? जैसे कि जैसलमेर, जैसलमेर जो क्षेत्र है संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है। हम्माद क्या कहलाएगा? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल। जैसे कि जोधपुर, क्या? जोधपुर। और रैग रेतीला व पथरीला मरुस्थल। इसके उदाहरण पाली, नागौर, श्रीगंगानगर आदि। तो ये 3 लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इर्ग। इर्ग में लिखेंगे संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। हम्माद लिखेंगे संपूर्ण पथरीला मरुस्थल जोधपुर। और रैग लिखेंगे रेतीला व पथरीला मरुस्थल। अरे रन व टाट कैसे कहते हैं? बताया था अभी आते ही। अस्थायी जो झीलें बनती है वर्षा काल में उन्हें क्या कहेंगे? तो लिखेंगे रन व टाट। रेत के टीलों में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झीलें। यदि इसकी ढाल की बात की जाए तो ढाल 2 दिशाओं में बताया गया है। ढाल 2 तरह से बताया है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। यूं मत कहते ना कि सारी दिशा में। उत्तर से, भाई मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था, रिकॉर्डिंग हो रही है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हाँ भाई, ये हुआ हमारा थार का मरुस्थल। एक बार थोड़ा सा मेरे साथ दोहराएंगे। थार के मरुस्थल को वर्षा के अनुसार कितने भागों में बांटा था? 2, शुष्क और शुष्क और शुष्क में वर्षा 25 सेमी से कम और अर्ध शुष्क में 50 से 25। इसे राजस्थान बांग्र प्रदेश कहा, तो इसे भारतीय महामरुस्थल कहा गया। इसमें एक सीरीज थी जिसका नाम बताया था, कौन सी? लाठी सीरीज। वो क्या थी? मीठे पानी की पेटी। उसके ऊपर कौन सी घास उगती थी? और उसमें एक कुआं था जिसका नाम कहाँ पड़ता है? चांदा नलकूप। क्या नाम है उसका? गुड। यदि बात की जाए तो इर्ग किसे कहेंगे? कहाँ पड़ता है? हम्माद और रैग। अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मैंने कल आपको बताया था, परसों के रोज। रेत मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा था? मरुस्थल का केंद्र भी किसे कहा था? गुड, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं अरावली पर्वतमाला। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अरावली पर्वतमाला। देखो भाई, ये अरावली पर्वतमाला है। मैंने बढ़ते ही आपको बताया था कितने प्रतिशत भूभाग पे है अरावली पर्वतमाला? अरे कितने % क्षेत्रफल में है? और इस 9% में जनसंख्या कितनी? गुड, लिखेंगे अरावली पर्वतमाला। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका जो निर्माण है वो लिखेंगे प्री
कैम्ब्रियन युग में, प्री को हिंदी में पूर्व भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? निर्माण हुआ था इसका प्री कैम्ब्रियन युग में, इतनी प्राचीन है। मैंने इसको किसका अवशेष बताया था? तैतीस सागर नहीं बताया, गोंडवाना लैंड का। तो लिखेंगे यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लिख लिया। लंबाई लिखो, लंबाई 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? लिख लो, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक। ये लो, इसकी पहुंच दिल्ली तक है भाई। खेड़ ब्रह्मा, ढंग से लिखो इसको। ये लो भाई, अब लिखेंगे राजस्थान में विस्तार। राजस्थान में कितनी है भाई? 550। राजस्थान लंबाई कितनी है? पीछे रहेगा अब। कहाँ से कहाँ तक है? सुरई से कहाँ तक है? तो लिखेंगे सुरई के ईशान कोण गांव से, सुरई में गांव पड़ता है जिसका नाम है ईशान। ये लो भाई, राजस्थान में तो प्रवेश किया कि एक तरह से ईशान कर दिया कि हाँ तुम्हारे अंदर से जा रही हूँ मैं। गांव भी कहता है ईशान। ईशान कोण गांव से खेतड़ी झुंझुनू तक। ठीक है भाई। क्षेत्रफल लिखेंगे, ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल लिख लो आप तो डायरेक्ट 9%, जनसंख्या 10%, ऐसे लिख लो बस। क्षेत्रफल डैश लगा के 9% और जनसंख्या 10%। क्षेत्रफल में डैश लगा लिखो 9%, जनसंख्या लिखो 10%। समझने के लिए काफ़ी अपना। अब लिखेंगे सर्वाधिक विस्तार किसमें भाई? उदयपुर। और सबसे कम विस्तार अजमेर। अब आप हेडिंग डालेंगे 50 सेमी वर्षा रेखा। लिखेंगे यह अरावली पर्वतमाला के समांतर स्थित है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पहला पूर्वी राजस्थान, दूसरा पश्चिमी राजस्थान। देखिए, अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। यानी कि इधर से जो वर्षा होगी, इधर जो नदियाँ बहेंगी वो बंगाल खाड़ी की तरफ जाएंगी। समझने के लिए काफ़ी लिखाने की बात नहीं है। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। एक तो बंगाल खाड़ी में अपतंत्र बनता है और एक दूसरी साइड ये तो है नहीं, नदी यहाँ से निकलेगी अरावली पर्वतमाला को उधर बंगाल अरब सागर में चलेगी। यूँ तो हो सका ना, ऊँचा है ना बीच में से, तो यह इधर को जाएगा इधर को जाएगा। तो इंट के लिए काफ़ी है कि जल विभाजन कार्य करती है। अब आप लिखेंगे गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पड़ती है भाई? माउंट आबू सिरोही। ब्रैकेट में लिखेंगे माउंट आबू सिरोही। तो लंबाई लिखा है, ऊंचाई ऊंचाई गुरु शिखर की तो ऊंचाई होगी ना 1722 मीटर। ये भी लिखाऊं सबसे ऊंची चोटी है। लिख लो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा इसे? हाँ लिखो, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा।
अब देखो यहाँ से लॉजिक निकाल लेते थोड़ा सा, जो एक साथ ही सारा कलेश खत्म कर देते हैं। माउंट आबू के बारे में 2-3 क्वेश्चन है। एक तो सर्वाधिक ऊंचा स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, देखो स्थान अलग है, जिला अलग है। यदि जिला की बात करें तो झालावाड़ आएगा, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान करें तो फिर दूसरा हो गया। तीसरा, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। और एक और बात, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी यही है। सबसे ऊंचा पठार ये माउंट आबू नहीं है, उसका नाम है उड़िया का पठार। आगे हम पठार पढ़ाएंगे, उसमें लिखाएंगे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। लिखाने जो तोड़िए कि लिखोगे? सर्वाधिक ऊंचा स्थान, चलो माउंट आबू डाल के लिख लो, 2-3 पाए थे फटाफट। गरम चूरू फलोदी है अपना, जिला चूरू है, स्थान फलोदी जोधपुर है। सर्वाधिक ऊंचा स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक ठंडा स्थान, अब बता कौन बाबा जी कह रही है ना? बरसात भी ज़्यादा हुई, भैरव बंगाल खड़ी में तो पहुँचा यार। देखो अब अरावली में बहुत सी पहाड़ियाँ, बहुत से पठार हैं, उन्हें हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। उनका अलग ही टॉपिक बना रखा है, पहाड़ियाँ, पठार और पर्वत, उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए अरावली के बारे में थोड़ा सा, लंबाई कितनी? अरावली की लंबाई पूछ रहा हूँ, 692 किलोमीटर। 1792 कौन बता रहा था? राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? यदि प्रतिशत की बात करें, लगभग 80% हिस्सा अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में। मामला बराबर है, 80% ये है और 80% ये है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, कहाँ से स्टार्ट है? पालनपुर से सीधी पहुँचा कहाँ तक? दिल्ली तक, राष्ट्रपति तक पहुँचा इसकी। इसके बाद राजस्थान के ने तो घुसी क्या ईशान कर दिया, ईशान गांव सिरोही से घुसी, और खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार, सबसे कम, और बाकी गुरु शिखर के बारे में, माउंट आबू के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। बाकी 2 क्षेत्र रह गए हमारे, एक तो पूर्व का मैदान और एक हाड़ौती पठार, नहीं दक्षिण पूर्वी पठार, उसमें आएगा हाड़ौती का पठार।